हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये सिर्फ मैप से रिलेटेड ही इसमें क्वेश्चन बताए जाएंगे कि कैसे पूछते हैं क्वेश्चन, और मैथ सिर्फ मैप को ही डिस्क्राइब किया जाएगा। ये एनसीईआरटी क्लास 6 के जितने भी मैप दिए हुए हैं चैप्टर फर्स्ट से लास्ट तक, वो सारे मैप को एक जगह कलेक्ट करके ये वीडियो बनाया गया है और इसमें हर एक मैप को डिस्क्राइब किया गया है। इसी तरह से आपको सारे क्लास के भी मिल सकते हैं। तो हम आइए फर्स्ट मैप पे डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट मैप जो दिया हुआ है इससे क्या क्या दिख रहा है। देख ये रहा है कि फर्स्ट जो 7 तारे जो दिखाए गए हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। ये संकेतिक तारे हैं। ये आपको आर्सा मेजर या बिग बियर का एक एग्जाम्पल है जिसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। और इसी के सीध में आपको एक उत्तर दिशा में एक तारा देखा देता है जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। और ध्रुव तारा से ही रात के समय में हम दिशा का ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे कि दिन में हम बता सकते हैं कि सूर्य निकलता है तो हम बताते हैं कि यह पूरब है, जस्ट उसके अपोजिट पश्चिम है, और उत्तर और दक्षिण हम बता देते हैं। लेकिन रात के समय में हम कैसे पता लगाएंगे? तो ध्रुव तारा के सहारे से ही हम रात की दिशा को पता लगाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का सौरमंडल। सौरमंडल में सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, आठ ग्रहों को दिखाया गया है। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह क्या है? तो हम लोग एक ट्रिक बताते हैं कि सूर्य के सबसे जो नज़दीक का ग्रह है और सबसे लास्ट का ग्रह है कैसे जानेंगे? तो हम लोग सप्ताह के 7 दिन हम सभी को याद है। सप्ताह के 7 दिन जो रविवार से लेकर शनिवार तक होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बुधवार के दिन से काउंट करेंगे। बुधवार के दिन से हम लोग सप्ताह के दिन को पढ़ेंगे, जिसमें बुधवार पहला, और हर एक दिन को अल्टरनेट करेंगे, और जो अल्टरनेट करेंगे उसको लास्ट में जोड़ेंगे। जैसे कि बुध के बाद बृहस्पति होता है तो बृहस्पति नहीं लिखेंगे, नहीं याद करेंगे, बृहस्पति छोड़ देंगे। बृहस्पति के बाद शुक्र होता है, यानी कि बुध के बाद का जो ग्रह होगा वह शुक्र होगा, बृहस्पति नहीं होगा। हमने पहले ही बताया है कि एक एक को अल्टरनेट करेंगे। तो बुध के बाद का बृहस्पति होता है, बृहस्पति को हम लोग बाद में जोड़ेंगे। उसके बाद शुक्र के बाद शनि होता है, शनि भी नहीं लेंगे हम लोग। शनि के बाद रवि होता नहीं है। रवि और सोम होता नहीं है। लेकिन उसके बाद होता है मंगल। तो मंगल से पहले रवि, तो पृथ्वी, दोनों में वी है, तो हम लोग शुक्र के बाद पृथ्वी लेंगे, और पृथ्वी के बाद हम लोग सोम नहीं होता है तो मंगल लेंगे। ठीक। और पीछे में जो भी हम लोगों ने छोड़ा था, जो सप्ताह के 7 दिनों जो लेके चल रहे थे, जिसको बीच में छोड़ दे रहे थे एक एक अल्टरनेट करके, वो वाले अब ले लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बृहस्पति छोड़े थे तो बृहस्पति ले लेंगे मंगल के बाद। उसके बाद शुक्र हम लोगों ने पहले ही ले चुके हैं, तो मेरा शनि बचा था, तो लास्ट में हम शनि लेंगे, और 2 मेरा एक और हो जाता है यूरेनस और नेपच्यून। तो इस तरह से हम इस ट्रिक के अकॉर्डिंग पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध हुआ, और सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये भी बता सकते हैं कि जो सबसे नज़दीक होगा उसको कम समय लगेगा, और जो ज़्यादा दूर होगा उसको ज़्यादा समय लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं नेपच्यून, ये ज़्यादा दूर है तो ये ज़्यादा समय लगेगा, और बुध ये नज़दीक है तो ये कम समय लगाएगा। ठीक है। एक और दिया हुआ है इस सौरमंडल में एक क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्षुद्र ग्रह पट्टी क्या है और किनके बीच आता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में आता है। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विदाउट मैप का हमें समझ में नहीं आ सकता है। हम सिर्फ रट सकते हैं, उसे समझ नहीं सकते हैं, और समझ लेंगे तो हमें हमेशा के लिए याद रहेगा।
लेकिन रटी हुई चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहती है। तो हम आते हैं क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वे छोटे छोटे कंकर, पत्थर और धूल कण के से मिलके बने होते हैं, ठीक। और हर ग्रह अपने का अपना अपना कक्षा होता है, ठीक। और हर दो ग्रहों के बीच में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण दोनों ग्रहों के बीच में डिस्टेंस बना रहती है। अब इस पिक्चर को देख के ये भी बता सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद यूरेनस है, और सबसे छोटा देखिएगा तो बुध है। यानी कि हम जो रटते थे वो आज हम मैप पे देख के क्लियर हो गया। अब आते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि बाह्य ग्रह किसे कहते हैं और आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह जो देख रहे हैं आप, इसमें क्षुद्र ग्रह, इसके अंदर का जो ग्रह है वो सारे आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और क्षुद्र ग्रह के बाद वाले जो ग्रह हैं वह बाह्य ग्रह कहलाते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक। अब आते हैं कि किसको समय लगता है चक्कर लगाने में, सूर्य का चक्कर लगाने में किस ग्रह को कितना समय लगता है। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हम इसमें देख लेते हैं। बुध जो कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है। अब पूछिएगा परिक्रमा और घूर्णन में क्या अंतर है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लट्टू जो है अपने अक्ष पे घूमती है, वह घूर्णन कहलाती है। और जैसे कि हम लोग पेड़ पौधे की चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, या कोई महायज्ञ होता है या यज्ञ होता है जिसके चारों ओर हम चक्कर लगाते हैं, जैसे 7 फेरे शादी में हम अग्नि के चारों ओर लगाते हैं, वह परिक्रमा होता है। यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना एक परिक्रमण हुआ, और घूर्णन की अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लगता है। तो बुध जिसको 88 दिन लगता है, हमने बताया था सबसे कम 88 दिन बुध को लगता है, और सबसे ज़्यादा नेपच्यून। तो हम लोग नेपच्यून में देखेंगे 164 साल दिया गया है। आप नेपच्यून में देख सकते हैं कि 164 साल लगता है और इसको 88 दिन लगता है, ठीक। इस तरह से इसमें और भी सारे हैं। शुक्र है, तो सबसे कम और सबसे लास्ट वाले को याद रखना है हम लोगों को कि कितना समय या कितने साल लगते हैं चक्कर लगाने में। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 255 दिन लगता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में करता है। उसके बाद है पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 365 दिन लगता है। तो हमारा फिर नेक्स्ट ईयर आ जाता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को परिक्रमा करने में 365 दिन लगता है, और चक्कर लगाने में यानी कि घूर्णन करने में पूरे एक दिन यानी कि 24 घंटे का समय लगता है। और चंद्रमा की संख्या 1 है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में मंगल करता है और अपने अक्ष पर 1 दिन में करता है, और चंद्रमा की संख्या यहाँ पे 2 है। अब आते हैं बृहस्पति, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 11 साल 11 महीने लगते हैं, लगभग कि 12 साल लग जाते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटे लगते हैं। अब मैं जानती हूँ कि ये सारे वर्ड नहीं याद हो सकते हैं किसका कितना लगता है, लेकिन सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाले का याद रखना है। उसके बाद पृथ्वी का याद रखना, जो कि हम लोग पृथ्वी का ऑलरेडी जानते हैं, और एक बस यही है जिसको हम लोग को याद रखना है। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है। छठा है शनि, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 29 साल 5 महीने में लगभग लगते हैं, और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट लगभग लग जाता है, और चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है।
इसी तरह यूरेनस का भी दिया है और नेपच्यून का भी दिया है। तो मैं नेपच्यून ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यूरेनस हम लोग देख लेते हैं। यूरेनस को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 84 साल लग जाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटे 14 मिनट लगता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मैप पे या नेक्स्ट पिक्चर पे जो दिया गया है। ये अक्षांश के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर अक्षांश कहते किसे हैं। ये ग्लोब दिख रहा है, ग्लोब पे सबसे पहले ऊर्ध्वाधर यानी कि बीच से जब दो बराबर भागों में बांटते हैं, दो बराबर भाग में हम ऊपर से नीचे भी बांट सकते हैं, लेकिन ऊर्ध्वाधर और एक होता है लंबवत। लंबवत का मतलब कि 90 डिग्री भी आप कर सकते हैं। तो ऊर्ध्वाधर की का मतलब इसे कहते हैं और लंबवत हो गया जो ऊपर से नीचे आती है। तो ऊर्ध्वाधर जो भी जब काटती है ग्लोब को तो वो 0 डिग्री से लेकर के विषुवत रेखा 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक जाती है। यानी कि अक्षांश रेखा ग्लोब को 180 डिग्री तक जाती है। ठीक, उसी तरह नीचे जाएगी तो 180 जाएगी। तो हम कहते हैं ना कि हमारी एक जो सर्कल होती है वह 360 डिग्री पे पूरा सर्कल होती है। जब हाफ 180 होगा तो श्योर है कि हाफ 180 होगा। ठीक, और विषुवत रेखा ये मेरा 0 डिग्री पे जाती है, 0 डिग्री पे। ठीक, जिसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं। इससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो 80 डिग्री उत्तर ध्रुव तक चला जाता है और उसी तरह नीचे दक्षिणी ध्रुव तक। ये सारी जो रेखाएं होती है 0 से आगे 1 2 3 वो हम लोग को याद करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम लोग को 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 80 डिग्री वाला भी याद रखना है। यही 3 और 0 डिग्री जस्ट वही नीचे, यानी कि उतना ही नीचे 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 80 डिग्री याद रखना पड़ता है। फिर उसी तरह हम लोगों को ये मेरा अक्षांश हो गया। तो अक्षांश जब एक ग्लोब को ऊर्ध्वाधर रेखा जो काटती है वह अक्षांश कहलाती है। ठीक, और इसी तरह हम लोग जाएंगे, ये अक्षांश हो गया। अब आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप कटिबंध। इसी के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि कहाँ पे किस तरह के जंतु होंगे, पेड़ पौधे कैसे होंगे, वहाँ की जलवायु कैसी होगी, वहाँ पे किस तरह के जो फसल उगाए जाते हैं, लोग कैसे रहते हैं, उनका कल्चर कैसा है, ये सारे इस मैप से हम लोग बता सकते हैं। ठीक, तो इस मैप में देखने से सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री विषुवत रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है। उसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। उत्तर लिखना इम्पोर्टेंट है या एन भी इंडिकेशन दे सकते, क्योंकि 23.5 डिग्री नीचे भी आती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त होती है। अब आते हैं नीचे, 23.5 डिग्री मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव में है और 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिण में है। तो अब हम आते हैं, ये समझाने का रीज़न ये है कि जो विषुवत वृत्त है उसमें देखिए आप एक उष्णकटिबंध लिखा हुआ है। अब हम पूछेंगे कि उष्णकटिबंध किनके बीच में पाया जाता है। तो सबसे पहले मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो भाग होता है वह उष्णकटिबंध होता है। ठीक, तो उष्णकटिबंध, उष्ण का मतलब ही होता है गर्मी। तो गर्मी वाले जो जगह है, अब हम इससे बता सकते हैं कि यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे होंगे, यहाँ जंगली जानवर कैसे होंगे, क्योंकि वो गर्मी है तो जंगली जानवर के जो भी होंगे
वो छोटे छोटे बाल वाले होंगे, पतली चमड़ी वाले होंगे। यहाँ पे जब सूरज इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के नज़दीक है तो सूरज की रोशनी भी मिल रही है, तो यहाँ के पेड़ पौधे जो होंगे वो लंबी पत्तियाँ वाले और घने होंगे। ठीक, यहाँ पे जो सूरज की रोशनी में अब मिलती है तो हम किस प्रकार की खेती करते हैं ये भी हम बता सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच। कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव के बीच का जो भाग होता है वह उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है, या 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तर के बीच का जो भाग होता है वह उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो शीत और उष्ण यानी कि हल्का ठंडी और हल्का गर्मी दोनों पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे, जब हम जाने रहेंगे उत्तरी शीतोष्ण कहाँ पे है, तो वहाँ पे हल्का ठंडी हल्का गर्मी है, तो ये हम ऑलरेडी अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के कल्चर कैसे हैं, यहाँ का खान पान कैसा होगा, यह सारी जलवायु पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट लास्ट है हम लोगों का उत्तरी शीत कटिबंध। यह उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच पाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव बीच के उत्तरी शीत कटिबंध। शीत का मतलब ही होता है जो ठंडा प्रदेश है, तो ठंडे प्रदेशों में किस तरह के लोग पाए जाएंगे, वहाँ के जानवर कैसे होंगे, पेड़ पौधे कैसे हैं। जहाँ पे शीत है तो जो सूरज है मेरा वो इक्वेटर के नज़दीक है, जो सन है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में सूरज की रोशनी वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, तो पहुँचने के कारण ही वहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। और ठंड ज़्यादा पड़ती है तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं कि ठंडे इलाकों में लंबे लंबे बाल वाले जानवर पाए जाते हैं। वहाँ पे जो पौधे होंगे वो शंकुधारी पाए जाते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे और दूर दूर तक पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो घने पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। वहाँ के लोग भी जो होंगे वो जलवायु के कारण उनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग आती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे चेंजिंग हैं जो ध्रुव में पाए जाते हैं। वहाँ के लोगों का खान पान भी होगा, वो भी चेंज होगा। उसी तरह अब हम लोग आते हैं मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव के वृत्त के बीच का जो भाग होता है वह दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। जैसे कि मैंने समझाया कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में शीत और उष्ण यानी कि दोनों तरह के हैं, तो यहाँ पे दोनों तरह के पेड़ पौधे पाए जा सकते हैं, जानवर भी पाए जा सकते हैं जो ठंड में भी रह सकते हैं, गर्मी में भी रह सकते हैं। तो जस्ट उसी तरह यहाँ भी है। और उसी तरह दक्षिणी शीत कटिबंध भी हमारा है। तो दक्षिणी शीत कटिबंध में भी ठंड सूर्य से दूर होने के कारण जल्दी नहीं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण वहाँ पे ठंड पड़ती है। ठीक, तो ठंड पड़ने का वहाँ भी की जलवायु कैसी होगी ये हम बता सकते हैं। हम लोग का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो था ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर हम नहीं जानेंगे तो हमेशा हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे यहाँ जो भी जलवायु है, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, कल्चर है, वहाँ का किस प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं, ये सारी क्वेश्चन पूछें। जब हम ये जाने रहेंगे तो हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है हम लोग का देशांतर रेखा। देशांतर रेखा में हम लोग आते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं? जब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच जो रेखाएं खींची जाती है, ये आप देख रहे हैं, ये सारी रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक, लेकिन जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा मिलाती है उसे प्रमुख याम्योत्तर या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक, इसमें भी 180 डिग्री तक जाती है, यानी कि 0 डिग्री के बाद जब एक ग्लोब मेरा सर्कल जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है, जब इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये कितने डिग्री तक जाएगा, यानी कि 180 ये और 180 है, 180 और 180 360 हो गया। ठीक, 360 डिग्री देशांतर हो गया।
देशांतर रेखा से ही हम अपने देश या अदर देश का जो समय होता है वो हम लोग निकाल पाते हैं इसी देशांतर रेखा के। और इसी देशांतर रेखा से हम लोग बता सकते हैं कि अगर हमारे यहाँ क्या समय है, तो हम इस जैसे कि देशांतर रेखा है, ठीक, देशांतर रेखा से जैसे आगे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 180 डिग्री रेखा खींची रहती है, तो 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लगता है। और इससे पीछे जाएंगे अगर, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का समय कम लगता है। आगे जाएंगे तो 4 मिनट जुड़ जाएगा और पीछे आएंगे तो 4 मिनट घट जाएगा। तो अगर बाय द वे जो इक्वेटर है मेरा, एक सेकेंड, जो इक्वेटर, ये जो मेरा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अगर इससे यहाँ पे अगर 12 बज रही है, ठीक है, 12 o'clock, तो अगर 1 मिनट आगे जाते हैं तो 1 मिनट आगे जाने पे मेरा 4 मिनट 4 मिनट आगे हम समय उसमें जोड़ते हैं। अगर 12 बज रही 0 डिग्री पे, तो 1 मिनट आगे जाए तो 12 बज के 4 मिनट होगी। अगर वहीं 1 डिग्री पीछे जाएंगे तो 12 में से 4 मिनट घट जाएगी, यानी कि 11 बज के 56 मिनट हो जाएगी, 11 बज के 56 मिनट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग समय को निकालते हैं, ठीक। और इसी से जो ट्रेन जो होती है, ट्रेन का जो समय होता है इसी से निर्धारित होती है। नेक्स्ट देखिए जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे भी ऑलरेडी इस मैप में डिस्क्राइब किया है थोड़ा बहुत, कि 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर या 0 डिग्री कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव लिखना भूल गया है, एक सेकेंड, दक्षिणी ध्रुव, ये नीचे वाला पॉइंट है 0 डिग्री। तो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की जो रेखा खींची जाती है वो प्रमुख याम्योत्तर या 0 डिग्री कहलाती है, ठीक। 0 डिग्री से आगे ऐसे पूरब बढ़ेंगे तो 180 डिग्री तक बढ़ता है, और पश्चिम बढ़ने पे भी 180 डिग्री बढ़ता है। यहाँ पे 0 डिग्री विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से ऊपर जाएंगे तो हमारा 90 डिग्री तक जाता है। वो पीछे वाले में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये 90 डिग्री तक जाता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में मेरा 90 डिग्री तक जाती है। और फिर 0 डिग्री से ये नीचे आने में हमारा भी 190 डिग्री ही, ये 90 डिग्री ही जाती है, ठीक। ये ऑलरेडी मैंने समझा दी है। अब आते हम लोग अपने नेक्स्ट मैप पे। देखिए यही है जो समय इसमें डिसाइड कर रहा है। ग्रीनविच, ये मेरा ग्रीनविच रेखा है, तो ये पूछ सकता है कि ग्रीनविच रेखा किन किन महाद्वीपों से होके गुजरती है। तो सबसे पहले हम महाद्वीप के बारे में जानेंगे, तब तो हम जानेंगे ना कि उसके अंदर कहाँ पे कौन कौन से सबसे पहले महाद्वीप है, उसके अंदर कौन कौन से देश हैं। तो इसके लिए नेक्स्ट या इसमें आगे आपको मिलेगा कि कहाँ पे कौन सा महाद्वीप है और उसमें कौन कौन से देश हैं। इसके लिए हर एक पार्ट्स को मैं डिस्क्राइब करूँगी। तो ग्रीनविच, ये देखिए यहाँ पे एक इंग्लैंड दिखाया, बाकी सब नहीं दिखाया। तो यही ग्रीनविच से जब आगे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट मेरा समय आगे बढ़ता है। और यहीं जब ग्रीनविच से पीछे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री में 4 मिनट मेरा कम हो जाता है, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे चीन, प्रशांत महासागर और समय क्षेत्र भी दिखाया है कि कहाँ पे कितना बढ़ता है कितना घटता है, आप देख सकते हैं इसमें। फिर ग्रीनलैंड यहाँ पे है दिखाया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका दिखाया है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, फिर यहाँ भी प्रशांत महासागर है, ठीक है। और इसी से
हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। हमारी जो सूर्य है वह घूर्णन, हमारी जो सूर्य है वह एक जगह स्थिर है और पृथ्वी जो है वो घूमते रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी, इसके आगे वाले भाग पे जब सूर्य की किरण पड़ी है तो ये जो क्षेत्र जो भी होंगे यहाँ पे दिन होगी और इसके बाद वाले जो भी क्षेत्र होंगे वहाँ पे रात होगी। फिर जब यही अपने अक्ष पे घूमेगी गोल गोल, फिर आगे वाला जो पीछे वाला जो पार्ट है वो आगे आ जाएगा और आगे वाला जो पार्ट है वो पीछे चला जाएगा। तो यानी कि आगे पीछे वाला जो पार्ट्स आगे आया वहाँ दिन हो जाएगी और पीछे वाला जो पार्ट्स है वो रात हो जाएगी। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो सिर्फ जिस जो पार्ट्स पृथ्वी सूर्य के आगे रहता वहाँ पे सिर्फ रात, वहाँ पे दिन होती और जो पीछे वाला जो भी पार्ट्स होता, जो भी देश होते, वहाँ पे साल या पूरे होल लाइफ के लिए वहाँ पे रात ही होती। तो इस तरह से हमारे यहाँ इससे हमारे कल्चर पे भी डिपेंड करता, हमारे पर्यावरण पे भी डिपेंड करता, हर तरह के क्षेत्र पे भी डिपेंड करता। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है और ये लंबवत उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है और पृथ्वी के कक्ष का जो समतल है वह 23.5 डिग्री है। ठीक, आप देख सकते हैं इसमें 66.5 डिग्री पे इसका यहाँ से यहाँ के बीच का जो एंगल है यह 66.5 डिग्री हो गया और जो लंबवत है वह 23.5 डिग्री हो गया। ठीक, यानी कि जो पृथ्वी जो झुकी हुई है वो आप देख सकते हैं कि कितने डिग्री पे यहाँ पे झुकी हुई है। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का मैप प्रधान दिग बिंदु। प्रधान जो दिग बिंदु हैं वह 4 हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हम लोगों ने भी देखा कि पृथ्वी का जो अक्ष का झुकाव है 66.5 डिग्री है। ठीक है। दिक्सूचक, इसमें भी आप देख सकते हैं दिक्सूचक के बारे में। नेक्स्ट है हम लोगों का रूढ़ चिन्ह। रूढ़ चिन्ह क्या है? तो रूढ़ चिन्ह से हम मैप पे सारी वस्तुओं को नहीं दिखा सकते, जैसे कि नदी जितने बड़े बड़े हैं उनको नहीं दिखा सकते, तो उनके लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे ही रूढ़ चिन्ह कहते हैं। जैसे कि रेलवे लाइन, रेलवे लाइन में बड़ी लाइन है, मीटर लाइन है और रेलवे लाइन है। तो उसके लिए कौन कौन से हम चित्र का उपयोग करेंगे आप देख सकते हैं, क्योंकि मैप में आगे जो भी आपको बताया जाएगा इन्हीं चिन्हों के द्वारा ही आपको मैप में समझना पड़ेगा कि ये क्या है। सड़कें 2 तरह की होती है, कच्ची और पक्की। तो कच्ची सड़कें लिए देखिए सीधी पूरी 2 लाइन है और कच्ची के लिए डॉट 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 2 लाइन्स दिया गया। सीमा रेखा, सीमा में अंतर्राष्ट्रीय होता है, राज्य होता है और जिला होता है। तो आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय के लिए किस तरह के सीमा का चिन्ह दिया गया है, राज्य के लिए कैसा दिया, जिला के लिए कैसा दिया गया है। फिर है नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल, इसके लिए भी एक सिंबल दिया गया है। ये आपको हमेशा काम आएगा, जब भी आप मैप पढ़िएगा इसी चिन्हों से आपको समझना पड़ेगा। तो हम ये देखे रहेंगे, जाने रहेंगे, तब तो मुझे आगे मैप समझने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर है मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी, इसके लिए भी सिंबल दिया गया है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट और टेलीग्राम ऑफिस और पुलिस स्टेशन, इसके लिए भी क्या क्या सिंबल दिया गया देखते रहना है। बस्ती और कब्रिस्तान के लिए क्या सिंबल है, पेड़ और घास के लिए क्या सिंबल है, ये हमें देखते रहना है। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन पढ़ रहा था जिसमें आया था कि महाद्वीप कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे हमारे यहाँ पे 7 महाद्वीप हैं, वो कौन कौन से हैं? एशिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। तो आप इसे देख के ये भी बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया जो है वह सबसे बड़ा महाद्वीप है और जो ऑस्ट्रेलिया है वह सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बनता है, इसमें का हर एक पॉइंट जो लिखा हुआ ये मेरे लिए एक क्वेश्चन बनाएगा। और सिर्फ इस मैप में ये जो विश्व का महाद्वीप और महासागर दिया है, कम से कम हम 30+ क्वेश्चन डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं एशिया और यूरोप के बीच में। आप देखिएगा कि एक यूराल पर्वत है, ठीक है। एक सेकेंड, एशिया यूरोप के बीच एक देखिएगा यूराल पर्वत है। तो एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत अलग करता है, ठीक। एशिया में फिर देखिएगा तिब्बत का पठार है और हिमालय पर्वत। ये सिर्फ कॉमन चीज़ें बताई गई है, सिर्फ ये यूराल पर्वत ही नहीं है और तिब्बत का पठार ही नहीं, हिमालय पर्वत ही नहीं है, और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये सिर्फ बताया गया है। अब हम जान जाएंगे कि एशिया का क्षेत्रफल कितना जगह तक है, तब तो हम जान पाएंगे। जब बड़े मैप को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हाँ, ये एशिया महाद्वीप के अंदर के देश हैं, ये यूरोप के अंदर के देश हैं, ठीक। फिर आते हैं हम लोग यूरोप में। यूरोप में देखिएगा कि आपको एक अल्पस पर्वत है यहाँ पे। यूरोप में अल्पस पर्वत है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अल्पस पर्वत कहाँ पे है, ठीक। तो यूरोप में है, ठीक। नेक्स्ट है, देखिएगा यूरोप और अफ्रीका के बीच एक भूमध्य सागर है। यूरोप और अफ्रीका के बीच एक भूमध्य सागर है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। और भी सारे हैं महासागर जो अलग करते, लेकिन ये एक यहाँ पे दिया गया है, ठीक। एशिया के बाद यूरोप हो गया। अब आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में एटलस पर्वत है, ये याद रखना है। एटलस पर्वत कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। एटलस पर्वत अफ्रीका के कौन से देश में है या कौन से क्षेत्र में है, तो जब हम देश के बारे में पढ़ेंगे तो ऑलरेडी जब हम जाने रहेंगे कि एटलस यहाँ पे है, तब हमको खोजने में ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन हम जाने ही नहीं रहेंगे तो पूरे वर्ल्ड वाले मैप में खोजना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक। वह सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, अफ्रीका में है। नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ये भी कहाँ पे है, अफ्रीका में है। नेक्स्ट है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, कहाँ पे है, तो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है, ठीक। रॉकी पर्वत कहाँ पे है, तो उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के कौन से क्षेत्र में है, तो पश्चिमी क्षेत्र में है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में एक अल्पेशियन पर्वत है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन पर्वत है, तो ये किस भाग में है, तो पूर्वी भाग में है। उसके बाद आते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी है, जो बहुत ही विस्तृत यानी कि ज़्यादा दूर में फैली हुई है, ये अमेजन नदी है। फिर विश्व का सबसे लंबा एंडीज पर्वत कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका के किस भाग में है, तो पश्चिमी भाग में है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी डिज़र्ट है। ग्रेट का मतलब बड़ा, सैंड का मतलब बालू, और डिज़र्ट मतलब कि मरुस्थल। तो ग्रेट सैंडी डिज़र्ट कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। फिर उसके बाद है ग्रेट डिवाइजिंग रेंज, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ चुका है एग्जाम में। ग्रेट डिवाइजिंग रेंज कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। जो हम लोग का लास्ट महाद्वीप बचा वो अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि सूरज जो है हमारा इक्वेटर के नज़दीक है, और इक्वेटर से दूर होने के कारण यहाँ तक सूरज की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर साल के 365 दिन बर्फ़ से ढका रहता है। और बर्फ़ जब बन जाता है पानी, तो उसका कलर वाइट हो जाता है, यानी कि उजला हो जाता है, जिसके कारण अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से हम जानते हैं। तो ये जितना सारा मैंने टॉपिक अभी तक बोला, ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन अभी तक एग्ज़ाम में पूछ चुके हैं। नेक्स्ट है हम लोग का ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, ये मेरा 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक, या विषुवत रेखा, ठीक। अब क्वेश्चन पूछेंगे कि विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है।
तो अमेजन नदी से होकर गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है और एशिया से होकर गुजरती है। ये पूरब से पश्चिम की तरफ बताना है या पश्चिम से पूरब की तरफ बताना है। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, मैं लिख दे रही हूँ एक बार फिर से, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। तो कर्क रेखा किन किन महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ठीक, ये 3 महाद्वीपों से होके, नंबरिंग भी याद रखना है कि कितने महाद्वीपों से होके गुजरती है। अब आते हैं मकर रेखा। मकर रेखा कितने महाद्वीपों से और किन किन से होके गुजरती है? तो 3 से, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे ना तो कर्क रेखा गुजरती है, ना मकर रेखा गुजरती है, ना विषुवत रेखा गुजरती है? तो वह यूरोप महाद्वीप है, जिससे इन तीनों में से कोई भी रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है? तो वह मेरा अफ्रीका महाद्वीप है, जिससे में तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब आते हैं हम लोग आर्कटिक जो रेखा है वह 66.5 डिग्री पे है। तो 66.5, 60 यहाँ पे, तो श्योर है कि 66.5 यहाँ तक होगा। तो ये जो ऊपर की जो रेखा है इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन ये 66.5 डिग्री है, आर्कटिक महासागर। ठीक, और 66.5 डिग्री अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक, ये हमें याद रखना है। अब आते हैं हम लोग, ये अभी तक इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि जो एशिया महाद्वीप है वो किन किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है? यूरोप और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। उसी तरह यूरोप महाद्वीप किन किन महाद्वीपों के बगल में है? तो एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है वो उत्तरी अमेरिका, यानी कि उसके अगल बगल कौन से महाद्वीप हैं? तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया के बगल में कौन कौन से है? तो एशिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। इस तरह से हर चीज़ को हमको कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव क्वेश्चन करके इस तरह से डिस्क्राइब करना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हम लोग 7 महाद्वीप के बारे में पढ़ गए। अब आते हैं महासागर के बारे में। तो पहला महासागर है वह प्रशांत महासागर है, दूसरा हिंद महासागर है, तीसरा अटलांटिक महासागर है और चौथा आर्कटिक महासागर है और पांचवा जो है वह दक्षिणी महासागर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो कि एक देश के नाम पे रखा गया है, वो रखा गया है हिंदुस्तान, जो कि आज हम इंडिया कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रशांत महासागर किन किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो प्रशांत महासागर आप मैप में देख के पढ़िए। एशिया है पहला, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है, यानी कि 4 महासागरों से घिरा प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट है हिंद महासागर। हिंद महासागर कितने महाद्वीपों से घिरा हुआ है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका, इन महाद्वीपों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर आप ऐसे देख रहे हैं, इस टाइप से दिख रहा है, इसलिए इसका जो शेप है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस शेप में किस महासागर का कौन सा महासागर है? तो अटलांटिक महासागर है। चतुर्भुज जो ट्रेंगल, देखिए यहाँ पे एक ट्रेंगल टाइप से बन रहा है, ट्रेंगल टाइप से जो बनेगा इस शेप को इस महाद्वीप का है, महासागर का है, तो वो हिंद महासागर का है। ठीक है, बस यही 2 रहता है, बाकी सब नहीं रहता है। तो अटलांटिक जो है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया से घिरा हुआ है। ठीक, दक्षिणी महासागर
किन किन महाद्वीपों से? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, यानी कि ये भी 4 महाद्वीपों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये बन सकती है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर में ही विश्व का सबसे गहरा मेरियाना गर्त है। ठीक है, तो आप जब मैप में देख चुके हैं प्रशांत महासागर कहाँ है, तो ये ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोगों का मैप है, अब हम उसमें आते हैं। देखिए, एक होता है स्थल संधि और एक होता है जल संधि। स्थल संधि किसे कहते हैं? जब दो बड़े स्थलों को, स्थल का एक संकरा भाग, संकरा का मतलब होता है छोटा भाग, जो दो बड़े स्थलों को एक साथ जोड़ता है वह स्थल संधि कहलाता है। स्थल संधि किसे कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच एक पनामा जल संधि होता है। मैं लिख दे रही हूँ, पनामा स्थल संधि। इन दोनों के बीच एक पनामा स्थल संधि होता है। ठीक, आप नोट कर लीजिए इसे। ठीक, स्थल संधि समझ गए, यानी कि दो बड़े स्थलों को मिलाने का जो काम होता है वह स्थल संधि होता है। एक होता है जल संधि। जल संधि किसे होता है? जब पानी का एक संकरा भाग जो दो बड़े जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, दो बड़ी जल राशि को। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के मैप में एक तरफ अरब सागर है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। दो बड़े सागर हुए या महासागर या समुद्र हुए, तो इन दोनों को एक यहाँ पे देखिए एक जोड़ता है, जिसको जल संधि के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मैप पे। हम लोगों का अब नेक्स्ट पिक्चर है दंतुरित। दंतुरित तट रेखा, यानी कि जैसे कि एक चाकू में ही देखते हैं, आगे दांत ऐसे ऐसे किए रहते हैं, तो ये एक दंतुरित कहलाता है। तो जैसे कि दंतुरित तट रेखा, हम इसके देख सकते कि एज एग्जाम्पल वैसा ही है, इसलिए हम इसको दंतुरित तट रेखा कहते हैं। बस हमें यहाँ पे ये जानना है कि दंतुरित तट रेखा किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग को वायुमंडल की विभिन्न परतें। वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी है? वो 5 है, क्षोभ, संताप, मध्य, आयन, बहिर। हम लोग को अगर याद करना है तो ऐसे याद करेंगे, क्षोभ मंडल, ऐसे नहीं, किस तरह से याद करेंगे? क्षोभ, संताप, मध्य, आयन, बहिर। यानी कि क्षोभ मंडल में देख सकते हैं कि क्या क्या है, संताप मंडल में क्या है, मध्य मंडल में क्या है, आयन मंडल में क्या है और बहिर्मंडल में क्या है। ये हम लोग पिक्चर से देखिए बता सकते हैं, और इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट हम लोग का मैप जो है वो है विभिन्न स्थल रूप। विभिन्न स्थल रूप में कौन कौन से हैं? पर्वत हो गया, पर्वत श्रृंखला हो गया, पहाड़ हो गया, मैदान हो गया, सहायक नदियाँ हो गया, पठार हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, वितरिका हो गया, डेल्टा हो गया, नदी का मुहाना हो गया, प्राय जल संधि, स्थल संधि, तट, समुद्र और जल संधि और द्वीप। हम लोग पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं स्थल संधि और जल संधि के बारे में। ठीक, तो हम लोग का झील है, पठार है, पर्वत और पठार में देख सकते हैं कि पर्वत की जो ऊंचाई होती है वो वहाँ के तट से, वहाँ का जो स्थल है वहाँ से काफ़ी ऊंची होती है। लेकिन पठार जो होता है ये चरखुट्टा एज ए टेबल की तरह, एज ए एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, लेकिन टेबल में एज ए ये पूरा बराबर होता है, लेकिन ये थोड़ा सा उबड़ा खबड़ा पठार है, तो उबड़ा खबड़ा होगा ही होगा। ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट पिक्चर में बाकी सब भी देख के, नदी की सहायक नदी, आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बड़ी नदियाँ आ रही है, इसमें एक छोटी नदियाँ आके मिल गई, वह नदी की सहायक नदियाँ कहलाती है। बाकी वितरिका, डेल्टा, नदी, मुहाना, हर एक पॉइंट को क्लास के वाले चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है हम लोग का भ्रंशोत पर्वत। ये पर्वत का प्रकार है। तो भ्रंशोत पर्वत किसे कहते हैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि भ्रंशोत पर्वत में कुछ जो पर्वत होते हैं
हल्के हल्के उठे हुए और बीच में कभी धंसे हुए रहते हैं, फिर उठे हुए फिर धंसे हुए। तो जो ऊपर की तरफ उठे रहते हैं उनको उत्खंड भ्रंश, और जो नीचे की तरफ धंसे हुए उसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ये भ्रंशोत्तर पर्वत का परिभाषा है। नेक्स्ट है हम लोग का भारत और उनके पड़ोसी देश। हम लोग को अक्सर एग्जाम में पूछता है कि भारत के सब पड़ोसी जो देश है उसमें सबसे बड़ी सीमा रेखा किसकी है। हम ऐसे पिक्चर में देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा चीन की लग रही है, ठीक, लेकिन रियल में चीन की है नहीं, ठीक। सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश की है। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, मेरे पास एक ट्रिक है। बचपन में MBA, मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप नोट भी करते चल सकते हैं। ब से बांग्लादेश, च से चीन, यानी कि बांग्लादेश है, उसके बाद चीन का स्थान है। प से पाकिस्तान, न से नेपाल, उसके बाद है M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफ़गानिस्तान। यानी कि सबसे बड़ा जो सीमा रेखा सटा है वह बांग्लादेश से है और सबसे छोटा जो है वह अफ़गानिस्तान से है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। बचपन में MBA, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफ़गानिस्तान। अब हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे जो इंडिया है, भारत, उसे कितने से देश जो है सटे हुए हैं स्थल से, सिर्फ स्थल से। तो हम यहाँ भी ऐसे काउंट कर सकते हैं। ये मेरा एग्जाम्पल है जो हो गया, ब1, च2, प3, न 4, 5, 6, 7, यानी कि 7, M5, B6 और A7, यानी कि 7 देश जो हैं वो स्थल से सटे हुए हैं। हमारे इंडिया के जो स्थल है उससे सटे हुए हैं। और उसके बाद पूछेगा कि समुद्र तट से कौन कौन सटे हुए हैं, तो इसमें मैप में दिखाया नहीं गया है। जब हम बड़े मैप में पढ़ेंगे तो उसमें पूरे पिक्चर के साथ पढ़ेंगे तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा कि जो समुद्र से सटे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से हमारे भारत से सटे हुए हैं, जो स्थल और समुद्र दोनों से सटे हुए हैं। तो हम पिक्चर में देख सकते हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। ये 3 जो हैं ये स्थल और समुद्र दोनों से सटे हुए हैं हमारे देश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट पिक्चर है भारत का राजनीतिक मानचित्र। मानचित्र 2 तरह का होता है, एक भौतिक और दूसरा राजनीतिक। राजनीतिक में हम सिर्फ उस देश के नाम के बारे में जानते हैं, वह देश के नाम, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजधानी शहर या राज्य, या उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला है, कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दिया गया, इसमें पूरे हम लोगों को नाम याद रखना है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एक एज ए सिंबल, कि हम लोगों ने सिंबल से कैसे पहचानेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या ये राज्य की सीमा है या ये जिला की सीमा है या एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा है। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ था और यहाँ दिया भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय के लिए अलग है सिंबल, राज्य सीमा के लिए अलग है, राजधानी के लिए अलग है और राष्ट्रीय राजधानी के लिए अलग है। तो वो जो हम लोगों ने जो सिंबल वाला जो भी बताया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हम लोगों का भारतीय भौतिक मानचित्र। पहला हम लोग का राजनीतिक मानचित्र था, अब दूसरा हुआ भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र में हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? नदी, तालाब, नहर, पठार, पहाड़, झील, झरने, तालाब, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हो गया। अब यहाँ पे दिया गया है कि हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पे पठार है हमारे भारत में, कहाँ पे पर्वतीय प्रदेश है, कहाँ पे पठारी है और कहाँ पे मैदानी है। तो हर चीज़, हर के लिए एक सिंबल दिया गया है। जैसे पर्वत और पहाड़ श्रेणी के लिए ब्राउन कलर से ऐसे लाइन दिया गया है।
पर्वतीय प्रदेश के लिए कलर अलग है, पठारी प्रदेश के लिए कलर अलग है, मैदानी के लिए हरा दिखाई, क्योंकि मैदान में हरे घास होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, हरे होते हैं, इसलिए उसको हरे रंग से दिखाया गया। और पहाड़ पर्वत और जो पहाड़ी है वो भूरे कलर के होते हैं, इसलिए उसको भूरे रंग से दिखाया गया है। हम लोग आते हैं, ये हमारा हिमालय है, देख सकते हैं कि हिमालय एज ए, इसमें पूरे डिस्क्राइब अच्छा से नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा बहुत दिखाया गया कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है शिवालिक श्रेणी। ये शिवालिक श्रेणी जो है देखिए अब कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक। ये भी नाम पूछता है कि शिवालिक श्रेणी जो है, इसमें शिवालिक श्रेणी के अंदर कौन कौन से श्रेणी आते हैं, हिमालय के अंदर भी कौन कौन से पर्वत पहाड़ आते हैं, ये सब भी पूछता है, लेकिन इसमें पूरा डिस्क्राइब नहीं किया है। जब हम लोग नेक्स्ट इसका जो स्पेशल पढ़ेंगे पर्वत पहाड़ पठार के बारे में, तो हम लोग उसके बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। अब आते हैं हम लोग फिर उसके बाद से देखते हैं पर्वतीय में, इधर है पूर्वी घाट है, ये देख सकते हैं, ये पश्चिमी घाट है, ठीक। यहाँ पे विंध्य श्रेणी है। अब हम जब ये जाने रहेंगे कि यहाँ पे ये कौन सा स्टेट है, तभी तो हम डिस्क्राइब कर पाएंगे कि विंध्य श्रेणी कहाँ पे। तो मध्य प्रदेश, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश है, ठीक। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो विंध्य श्रेणी में आता है, ठीक। उसके बाद है विंध्य श्रेणी के नीचे आप देखिएगा सतपुड़ा। ये भी पूछता है कि विंध्य श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी है या दक्षिण में कौन सी श्रेणी है, विंध्य श्रेणी किनके किनके बीच में है, तो चंबल नदी और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में। इस तरह से हर एक पॉइंट मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक। फिर उसके बाद है अरावली श्रेणी। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र है उसमें अरावली श्रेणी है। ढक्कन का पठार, पठार में हम लोग देख सकते हैं, ठीक। नीलगिरी का पर्वत यहाँ पे है, ठीक। तटीय क्षेत्र ये है, और तटीय क्षेत्र ये इसे कहते हैं, जो समुद्र के किनारे का जो क्षेत्र होता है वो तटीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक। अब है हम लोगों का, इसमें कुछ नदियों के बारे में दिखाया गया है कि आखिर नदियाँ हमें अगर इसके बारे में पूरा ब्रीफली जानना है तो हमें जो राजनीतिक मानचित्र है उसमें हर एक स्टेट और उससे सटे हुए जो राज्य है वो मेरे माइंड में एकदम कंठस्थ होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि ये जो नदियाँ हैं ये कहाँ से निकलती है और कितने किन किन राज्यों से होके गुजरती है। जब हम राज्य पता रहेगा तब तो हम इसको समझ पाएंगे अच्छा से। तो जैसे कि सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी देखिए कहाँ से निकलती है, यानी कि चीन सटा हुआ है यहाँ पे, चीन से निकलते हुए जाती है और कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है आप देख सकते हैं, यहाँ गुजरात के पास है, ठीक। और सिंधु जब बड़ी नदियाँ में छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती है उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। तो सहायक नदियाँ इसमें सिंधु नदी की आप देख सकते हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलज है। लेकिन हमें इसे भी एक लाइन से याद करने का कि यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो ऊपर वाला जो होता है मेरा वो दायां होता है और नीचे वाला जो होता है वो बायां होता है। तो ऊपर से नीचे आने में कौन सी सबसे पहले है, तो सबसे पहले झेलम है। ये भी एक लाइन से याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये सब पूछता है कि झेलम के बाद कौन सी है, चेनाब है, चेनाब के बाद रावी है, रावी के बाद सतलज है, ठीक। और ये गिरती कहाँ पे है सब नदियाँ मिल करके, तो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक। उसके बाद भारतीय महामरुस्थल आप देख सकते हैं कहाँ पे है, ठीक। फिर उसके बाद है उत्तरी मैदान, ये उत्तरी मैदान है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर गंगा नदी निकलती है, देखिए आपको कहाँ से। तो अब यहाँ पे जब हम जानेंगे कि कौन सा है, उत्तराखंड, ये मेरा उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। तो उसके बाद कौन सी राज्य है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए आपको बांग्लादेश होते हुए जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर अब देखिए इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। ये ब्रह्मपुत्र नदी अब जब हम यहाँ के राज्य को जानेंगे तो उत्तर प्रदेश, असम,
से होते हुए बांग्लादेश में आके गिरती है ये दोनों नदियाँ। और दोनों नदियाँ जहाँ पे आके मिलती है यहाँ पे मुहाना बनाती है, जिसको हम लोग बेसिन कहते हैं। तो बेसिन का मतलब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बेसिन का मतलब क्या होता है, लेकिन हम उसे यहाँ पे इस पिक्चर में बेसिन को नहीं समझ पाते। हम लोग अक्सर किचन में अपने देखे हुए बेसिन लगा रहता है, जिसमें तो बेसिन वो होता कैसा है, एज ए चारों तरफ से थोड़ा सा उठा हुआ रहता है और एक जगह बीच में आके थोड़ा सा ढलाऊ टाइप से रहता है कि चारों तरफ से पानियाँ आके जिस जगह पे गिरती है वहीं तो बेसिन कहलाता है, मुहाना। तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी जो नदिया की पानी आ रही है ये भी आके गिर रही है एक जगह, तो जिस जगह पे मिल रही है ये दोनों गिर रही है वो बेसिन कहलाता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं गंगा नदी। गंगा नदी के दक्षिण से चंबल नदी आके मिलती है। अब पूछेगा कि चंबल नदी कहाँ गिरती है, तो चंबल नदी गंगा नदी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह सारा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदियाँ किधर गिरती है और कौन सी बड़ी नदी में आके मिलती है। फिर जमुना नदी, आप देख सकते हैं कि जमुना नदी भी आके गंगा नदी में मिलती है। ठीक, नर्मदा और तापी, यही ये दो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन ये पूछता है कि अरब सागर में कौन सी दो नदियाँ आगे गिरती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी किनके बीच में है, तो सतपुड़ा श्रेणी के बीच में, आप देख सकते हैं। फिर उसका से पूछता है महानदी कहाँ गिरती है, महानदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है और किधर से होती हुई गिरती है, तो गोदावरी नदी जब हम याद रहेगा यहाँ पे कि कौन सा राज्य है, तो महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र होते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर उसके नीचे है ढक्कन का पठार है, ये देख सकते हैं। कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी भी ये पश्चिमी घाट से होते हुए ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये सारी नदियाँ को नाम हमें याद रहना चाहिए और कहाँ गिरती है ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार यह हम लोग का एक टॉपिक ख़त्म हुआ। और ये नेक्स्ट हम लोग का मैप है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए। तो केंद्र शासित प्रदेश हमारे 9 है। ठीक, कौन कौन से हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबसे पहले हम ऊपर से आते हैं, हमारा जो इंडिया का मैप है तो सबसे पहले आता है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के बाद जम्मू और कश्मीर 2 हुआ। उसके बाद चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, उसके बाद दादर और नागर की हवेली और दमन और दीव 5, लक्षद्वीप 6, पुडुचेरी 7, चंडीगढ़ 8, यानी कि कितने हैं 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। और उसकी राजधानी कहाँ पे है ये भी हमें याद रखना था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ ही है, दादर और नगर की हवेली दमन और दीव की दमन है, लक्षद्वीप की कवरत्ती है, पुदुचेरी का पुदुचेरी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली है, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर है, लद्दाख का लेह है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सी ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी एक है, तो वो चंडीगढ़ और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। यानी चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। अब आते हैं हम लोग राज्य और राजधानी में। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी कहाँ पे है, हैदराबाद। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़। देखिए आपने मिल गया हरियाणा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का भी चंडीगढ़ होता है। ठीक, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलोर, केरल का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़। एक देखिए पंजाब भी आया, यानी कि 3 ऐसे राज्य हैं जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। कौन कौन से मैं टिक कर देती हूँ। सबसे पहला हरियाणा है,
जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, यानी कि 3 ऐसे राज्य हैं जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तराखंड देहरादून, उत्तर प्रदेश लखनऊ, त्रिपुरा अगरतला, पश्चिम बंगाल कोलकाता। इस प्रकार हमारा क्लास 6 का जितने भी मैप दिए हुए थे वो सारे मैप आपका क्लियर हुआ। अगर इसके ये सिर्फ मैप में जितना दिया तो उतना मैंने समझाया, और इससे का जो लैंग्वेज है जो क्लास 6 का, उसके लिए अलग वीडियो है। आप उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जहाँ भी डाउट हो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके मुझसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।